हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो अब बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं 2024-25 सेशन का। और बहुत सी एक उत्सुकता रहती है बच्चों में कि किस तरह का पेपर होगा। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है दो वजहों से। पहला कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई पेपर कैसा आएगा, मैं तैयारी कैसे करूं, किस तरह की प्रिपरेशन करूं कि मेरे को मार्क्स अच्छे आए। और दूसरा ये कि हम हैं आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि बोर्ड्स एग्जाम के लिए, साइंस स्पेशली साइंस बोर्ड्स एग्जाम के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। बट उससे पहले मेक श्योर यू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा ये मेथड है, ठीक है, वो हमारा सभी टाइप के पेपर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। यानी कि आप मैथ्स की भी प्रिपरेशन करेंगे तो इसी तरीके से कर सकते हैं, सोशल स्टडीज की भी प्रिपरेशन करेंगे इसी तरीके से कर सकते हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए ये मेथड हमारा एप्लीकेबल होगा 100%। लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये प्लानिंग पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, 100% देंगे अपना, तभी आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम 90% प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली चीज जो बोर्ड्स ने हमें बताई है वो पेपर का फॉर्मेट होना चाहिए। आपको अभी तक पेपर का फॉर्मेट नहीं पता है ना? तो पेपर के फॉर्मेट में अगर मैं बोलूं तो सीबीएसई ने 3 टाइप की कॉम्पिटेंसीज दे रखी है मुझे, जो कि पहली है हमारी डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ऑफ 46%। ठीक है, सेकंड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स, दैट इज ऑफ 22%। और तीसरा है हमारा फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, 32%। पहले तो हम परसेंटेज की बात करते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो अगर ये 46% है, ठीक है, अगर ये 46% है तो ये कितने मार्क्स का होगा? ये अराउंड 36 to 37 मार्क्स का आएगा, इस टाइप की कॉम्पिटेंसी से क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं बोलूं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट्स 22% है तो दैट इज अराउंड 16 to 17 मार्क्स, 16 to 17 मार्क्स। क्लियर? और जो रिमेनिंग है दैट इज 32%। ठीक है, ये जो 32% है ये कितने का आएगा? ये 25 to 26 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस को बनाया जाएगा, एक पैटर्न एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके आधार पे आपसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आंसर करने होंगे। तो चलिए पहली कॉम्पिटेंसी क्या है? पहली कॉम्पिटेंसी हमारी डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप किस तरीके से कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, किस तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? स्टेट करो, ये रूल वो रूल। ठीक है, नेम, इस प्रॉपर्टी का नाम बताओ, इस चीज का नाम बताओ, उस चीज का नाम बताओ। सिंपल प्लेन क्वेश्चंस। लिस्ट, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको अलग अलग तरीकों को लिस्ट करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा, सजेस्ट करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, साथ में साथ आउटलाइन भी करना पड़ सकता है। अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप में क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी टाइप में, तो आपको आउटलाइन करना पड़ेगा, उसको समराइज करना पड़ेगा कि क्या हुआ है ना? अलग अलग चीजों को इस तरीके से देखा जाएगा। तो इस कॉम्पिटेंसी में इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी क्या है हमारी? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब इसमें क्या क्या है? आपने पढ़ तो लिया, लेकिन क्या आप उसको अप्लाई करना जानते हो? अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी फॉर्मूलेट। जो आप पढ़ते हैं उसको अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे उस चीज को, है ना? उस चीज को आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, आंसर्स निकालेंगे। इसके साथ साथ आपको डायग्राम्स भी पूछे जा सकते हैं, है ना? पूछे जा सकते हैं, तो उसमें आपको इलिस्ट्रेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, या कोई कॉन्सेप्ट को आपको अडेप्ट करके उसके यूज बताने पड़ेंगे। अडेप्ट मतलब उसके यूजेस बताना। ठीक है, साथ ही साथ उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर पाते हो कि नहीं, दो अलग अलग कंसेप्ट्स में आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको कितने 22% के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। ये लास्ट कॉम्पिटेंसी है, दैट इज अबाउट 25 to 26 मार्क्स। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज, आप चीजों को इंटरप्रेट कर पाते हैं कि नहीं। केस स्टडी आएगी आपके सामने, केस स्टडी के रूप में एक क्वेश्चन डाला जाएगा जिसमें आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो डेटा इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो पूछा जाएगा। ठीक है। एनालाइज, आप उस डेटा को, अगर आपको कोई डेटा दिया गया या कोई कॉन्सेप्ट दिया गया तो आप उसको एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं, देख पाते हैं कि नहीं कि ये इस तरह से है तो वो उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। आप कंपैरिजन कर पाते हैं कि नहीं दो कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है। आप कॉन्ट्रास्ट निकाल पाते हैं कि नहीं, आप चीजों के बीच में प्लस माइनस, प्रोज एंड कॉन्स, ये पता है कि नहीं आपको। आप उस चीज को एग्जामिन कर पाते हैं कि नहीं, इवेल्युएट, पॉजिटिव है चीज, नेगेटिव है चीज, तो ये आपको पता करनी पड़ेगी। ठीक है। तो साथ ही साथ आप उस चीज को डिस्कस या फिर कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास मोटी मोटी कॉम्पिटेंसीज हैं। ये पैटर्न चेंज हुआ है, पहले 50% था, 20% था और 30% था, बट अब चेंज हो गया। ठीक है। अब ये 46, 22 और 32% है। ठीक है। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पहली बार तो पूछे जाएंगे। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अलग अलग सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो देखिए, पहला जो है यूनिट वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, दैट इज अबाउट 25 मार्क्स। ये हमारा क्या है, केमिस्ट्री है। ये हमारा कौन सा पोर्शन है, केमिस्ट्री है। बहुत ही आज भैया 25 मार्क्स का है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये हमारा 25 मार्क्स का है। ये हमारा बायोलॉजी है। क्या है, बायोलॉजी। बढ़िया जी। 25 मार्क्स का केमिस्ट्री हो गया, 25 मार्क्स का बायो हो गया। अब ये जो नेचुरल फेनोमेना है और ये जो इफेक्ट्स ऑफ करंट है, ये दोनों मिला के क्या है, फिजिक्स है। क्या है, फिजिक्स। ठीक है। तो ये भी अगर मैं देखूं तो 12 + 13 दैट इज 25। ये टोटल कितना हो गया, 25 मार्क्स का हो गया। ठीक है। तो 25 मार्क्स केमिस्ट्री, 25 मार्क्स बायोलॉजी, 25 मार्क्स फिजिक्स। यानी कि आउट ऑफ 80, 75 मार्क्स जो है वो मेरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विद इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप किसी एक पोर्शन को छोड़ के मत आइए। ठीक है। आप किसी एक पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट में एक हमारा यूनिट है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, ये 5 मार्क्स का है। तो टोटल 80 मार्क्स, 20 मार्क्स आपके स्कूल पे पास होते हैं, तो टोटल हो जाएगा आपका 100। ठीक है। तो ये हमारा एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर मैं बोलूं कि सर ये तो आप पूरा यूनिट वाइज बता रहे हो, है ना, चैप्टर वाइज बताओ, तो लीजिए भाई चैप्टर वाइज भी देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो है 6 मार्क्स का। एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स है वो 3 मार्क्स का है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10 मार्क्स का है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 6 मार्क्स का है। तो अगर आप ये पोर्शन देखेंगे 4 चैप्टर्स का, तो ये हमारा केमिस्ट्री है। अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 मार्क्स। ये चैप्टर वाइज एलोकेशन है जी। इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, है ना, और इसको अपने स्टडी टेबल के सामने रख लीजिएगा। ठीक है। आपको किस चैप्टर में कितना पढ़ना है आपको समझ में आने लगेगा। ठीक। चलिए फिर लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, ये जो 4 चैप्टर हैं ये हमारे बायोलॉजी हैं। अगर आप इसका भी सम निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 25 मार्क्स। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सब 25 मार्क्स के हैं। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये हमारा फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है। क्लियर। तो 12 चैप्टर्स जो हैं वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में इक्वली डिवाइडेड हैं। ठीक है। और सब के मार्क्स कितने हैं टोटल, 25 मार्क्स। ठीक है। और लास्ट में हमारा अवर एनवायरनमेंट, वो 5 मार्क्स का आता है। क्लियर। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस 9 मार्क्स। ठीक है। हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10 मार्क्स। ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं जो हैवी मार्क्स वाले हैं, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर सेक्शन में देखिए, अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में 10 मार्क्स का, बायोलॉजी में 9 मार्क्स का, फिजिक्स में 10 मार्क्स का, ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मार्किंग बहुत हाई है, आपको मार्क्स मिलने की ज्यादा उम्मीद है, तो पहले उनको प्रायोरिटाइज करिए। ठीक है। फिर जो कम मार्क्स वाले हैं, जैसे 3 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है ना, 3 मार्क्स का है, तो इनको बाद में पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो ये रहा हमारे पास कंटेंट। ठीक।
कि हमारे पास पेपर कैसे आने वाला है और हमारे पास चैप्टर वाइज मार्क्स एलोकेशन कैसे है। ठीक, अब बात करते हैं असली चीज की, अब बात करते हैं हम प्लानिंग की। ठीक, तो प्लानिंग में क्या होगा, हम किस तरीके से प्लान करें कि हमारे मार्क्स बहुत ही अच्छे आए। सर आप सब यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं बच्चों, इसीलिए अध्ययन इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा रहेगा इस पूरी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें प्लानिंग में करनी है वो है आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको गैदर करिए और उनको एक जगह रखिए, अपने स्टडी टेबल के पास, अपने बैग्स में या कहीं पे भी एक जगह सब चीज, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, एक जगह होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग करके मत रखिएगा, यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री रख दिया, यहाँ पे खोजना नहीं है। अब टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे जाऊँ और खोजूँ कि मेरे पास क्या क्या है। ठीक है, गैदर करिए अपने सारी चीजें। क्या क्या गैदर करना है, सबसे पहले तो सबसे मेन चीज ग्रंथ हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसी के ऊपर पेपर बनना है, इसी से क्वेश्चन आने हैं, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आने हैं। कोई भी अगर बोलता है कि अरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो गलत बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें क्या गैदर करनी है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है सीबीएसई के सैंपल पेपर। सीबीएसई हर साल कुछ सैंपल पेपर्स रिलीज करता है। ठीक है, और उससे हम ये गेस कर पाते हैं कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि पेपर किस तरह का आएगा, ठीक है, किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सीबीएसई सैंपल पेपर्स हमें उस चीज में मदद करते हैं। लेकिन सीबीएसई सैंपल पेपर्स होते हैं 1, 2, 3 मैक्सिमम निकालता है। ठीक है, कभी कभी तो एक ही निकालता है ना। तो आप एक पेपर के भरोसे तो पूरा बैठ नहीं सकते, अपनी प्रिपरेशंस को उसके अलाउंग जो है वो अलाइन नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आपको मॉक टेस्ट पेपर देने ही देने होंगे। ठीक है, अब वो जो मॉक टेस्ट पेपर होंगे वो आप किसी भी दुकान में जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे को मॉक टेस्ट पेपर दे दो, वो किसी भी पब्लिकेशन का दे देगा। तो ऐसा प्लीज मत करिएगा, बहुत ही खराब क्वालिटी के मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, बहुत ही खराब क्वालिटी के उसमें आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो प्लीज चूज अ ट्रस्टेड सोर्स। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो अध्ययन इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड यू मॉक टेस्ट पेपर्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस। ठीक है, इसके बाद आपने जितने भी आपके रिसोर्सेज थे वो एलोकेट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है ना, अब क्या करना है सर, अब आपको सारे पोर्शन को सफिशिएंट टाइम देना है। ऐसा नहीं बोलना कि मैं फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दूंगा, मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दूंगा, या मैं बायो को ज़्यादा टाइम दूंगा, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, अभी आपको प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। फ्यूचर की बात मत करो कि मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं बायो प्रीफर करूंगा, मैं फिजिक्स प्रीफर करूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो आपको फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, आपको इक्वल टाइम और एक सफिशिएंट टाइम जो है वो देना ही देना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं आपके पास इसमें। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर ऑलरेडी आ गए है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दैट्स इट, 3 मंथ्स है आपके पास। क्लियर? तो आपको एलोकेट करना पड़ेगा इक्वल टाइम, सफिशिएंट टाइम, तीनों पोर्शंस को। ठीक है, अब आपने टाइम तो एलोकेट कर दिया, लेकिन आप टाइम किस तरीके से एलोकेट करेंगे, तो आपको डेली गोल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको डेली के टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, डेली टारगेट्स। ठीक है, और ये टारगेट्स कैसे होंगे, मैं कुछ भी कर लूं ये टारगेट मेरा अचीव होना चाहिए, भले ही 4 घंटे में हो, 10 घंटे में हो, चाहे 1 घंटे में हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक डेली फिजिबल टारगेट्स बनाऊंगा रोज के रोज, कि मेरा फिजिक्स में इतना पोर्शन मैं आज ये कर लूंगा, आज ये टॉपिक मैं कवर कर लूंगा, आज मैं ये टॉपिक केमिस्ट्री में कवर कर लूंगा, आज मैं ये टॉपिक बायोलॉजी में कवर कर लूंगा। ठीक है, फिजिबल टारगेट्स बनाइए अपने लिए। ठीक है, भले ही आप 4 टॉपिक पढ़िए, लेकिन 4 टॉपिक बहुत ध्यान से, बहुत ही जिसको बोलते हैं फोकस के साथ पढ़िए, है ना। तो ये डेली टारगेट्स बनाने हैं और उनको अचीव करना है। ठीक है, अचीव करना है, नहीं कर पाए, लास्ट वर्स्ट चीज मैं मान लेता हूं कि आप अचीव नहीं कर पाए उस दिन का टारगेट, लेकिन जो भी हो, आप जब सेकेंड डे का टारगेट बनाएंगे तो उसमें कमी नहीं रखेंगे, पहली चीज, और पहले
जो हमारा लूज हो चुका है, जो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए थे लास्ट डे, उसको पहले अचीव करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और पूरा 200% देंगे कि आप वो टारगेट अचीव कर पाएंगे पूरा। ठीक है, यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है कि आप और कोई चीज करें कि नहीं मैं कल कर लूंगा, मैं कल करते करते 3 महीने हो जाएंगे, बोर्ड का एग्जाम सर पे आ जाएगा, आपके टॉपिक कवर नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी, लेकिन एक फिजिबल टारगेट बनाइए जो आप अचीव कर पाए। और ऐसा नहीं करना है कि 1 घंटे में ही करूंगा, 1 घंटे में इतना कर लूंगा, नहीं, आपको वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए, इतना टाइम देना ही देना है और वो टारगेट्स भी अचीव करने हैं। क्लियर है? आपको 2 घंटे लगे लीजिए, 3 घंटे लगे लीजिए, आधे घंटे में हो रहा है आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, आप और टारगेट्स पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं, डेली टारगेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए इसके बाद क्या करना है? सर मैंने सब प्लानिंग तो कर ली है ना, अब करूं क्या मैं? प्लान तो बढ़िया बनाते हैं सर हम लोग, है ना, प्लान बढ़िया बनाते हैं, एग्जीक्यूशन क्या करना है? तो एग्जीक्यूशन में करना है जब आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मुझे पता है आप अभी तक 9 तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चीज़ों को रट के आते हैं, मेमोराइज करके आते हैं। यहां पे ये गलती मत करिएगा। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है? कंसेप्ट को समझना है, वो टॉपिक में क्या कंसेप्ट दिया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अंडरलाइन कंसेप्ट। ठीक है, मेमोराइज नहीं करना है, ये गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मेमोराइज करते हैं आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। ठीक है, एग्जाम देंगे आपकी हार्ड डिस्क नहीं ज़्यादा आरपीएम पे काम करती नहीं है ना, तो उस समय वो याद नहीं आया तो आपके मार्क्स जो आते हुए होंगे वो भी चले जाएंगे, है ना। तो उससे अच्छा है कंसेप्ट याद रखिए। कंसेप्ट याद करने में मेमोरी जो है वो कम यूज होती है, रैम भरेगी नहीं, आप जल्दी परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पहली चीज तो ये है कि जो अंडरलाइन कंसेप्ट है वो समझना है, मेमोराइज नहीं करना है। मेमोराइज करेंगे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आप जब भी पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डायग्राम है, ठीक है, अगर कोई डायग्राम है तो उसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके जो 10th के एग्जाम्स होते हैं उसमें डायग्राम्स का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बायो में भी डायग्राम्स हैं, फिजिक्स में भी डायग्राम्स हैं, ऑप्टिक्स वाले डायग्राम्स हैं और करंट वाले डायग्राम्स हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने आंसर्स में डायग्राम इंसर्ट कर पाएं अगर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, आपको कम लिखना पड़ेगा। अगर आपके डायग्राम सही हैं तो जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपको कॉपी चेक कर रहा होगा, वो ये एज्यूम करेगा कि आपको ये इस चीज़ के बारे में समझ है। ठीक है, तो कॉपी की जो चेकिंग होती है वो थोड़ी लीनियंट हो जाती है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस है डायग्राम्स की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ऑल दिस प्रिपरेशन। ठीक है, फिर आपने किताबें पढ़ ली, आपने डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से हो गया, आपको सब याद हो गया। अब क्या करना है? अब आपको स्टॉप वॉच लेनी है और सैंपल पेपर्स लेने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर। ठीक है, अब आपको स्टॉप वॉच में 3 घंटे का टाइम लगाना है और आपको सारे पेपर्स सॉल्व करते जाना है। डेली एक पेपर, रोज का एक पेपर आप सॉल्व करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हाँ मैं ये पेपर लिख सकता हूं, मैं ये पेपर को आंसर्स दे सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो एक स्टॉप वॉच लेनी है, 3 घंटे का टाइमर होना चाहिए, उसके विदिन 2.5 आवर्स मिनिमम मान लो। ठीक है, विदिन 2.5 आवर्स आपके आंसर्स जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। लास्ट के हाफ एन आवर में आपको अपने आंसर्स खुद चेक करने हैं, रिवाइज करने हैं कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन उस 3 घंटे के बाद आप अपने आप को मार्क्स एलोकेट मत करिएगा, अपनी कॉपी खुद चेक मत करिएगा। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टीचर ही चाहिए जो कि आपकी कॉपी चेक करे, क्योंकि आप अपनी गलती को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, टीचर जो होगा वो एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये जो आपके एग्जामिनर हैं वो समझ पाएंगे कि नहीं, अगर इस बच्चे ने ये आंसर लिखा तो। ठीक है, तो अगर आपको कोई टीचर नहीं है, आपको इस बारे में मदद चाहिए, तो वी आर वेलकमिंग यू टू कम टू अदर इंस्टीट्यूट, वी विल हेल्प यू। आप ऑनलाइन भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ऑफलाइन हमारे ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे इस बारे में। ठीक है, आंसर्स हम चेक करेंगे, हम आपको फीडबैक देंगे कि आप और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, और सब हो गया सर, हमने बहुत पढ़ाई कर ली, सब हमने एग्जाम दे दिया। ऐसा नहीं है कि एक पेपर दे दिया तो आप बैठ गए। ठीक है, टारगेट खत्म नहीं हुआ है। टारगेट ये रहेगा कि आपको रोज
एनसीईआरटी को रिलीजियसली रिवाइज करना है, ठीक है, डेली रिवाइज करना है, कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी बायो, ठीक है, टारगेट्स बना के, उसका भी टारगेट बनेगा डेली का, वीकली का, मंथली का, ठीक है। डेली आप जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज करिए, वीकली एक पूरा वीक हो गया, पूरे वीक को रिवाइज करिए, फिर पूरा मंथ हो गया, पूरे मंथ को रिवाइज करिए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी आपको आंसर्स राइटिंग ईजी हो जाएगी। क्लियर? अब आंसर्स हो गए, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या सजेशंस हैं हमारी तरफ से आपके लिए कि आपको ये मेंटेन करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा पेपर में आंसर्स देना, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ब्लू एंड ब्लैक पेन्स का ही यूज करें ड्यूरिंग योर आंसर राइटिंग। क्यों? ब्लू एंड ब्लैक पेन बहुत ही इजीली अवेलेबल भी होती है और ब्लैक को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ब्लू से आसान से। तो ब्लू से हेडिंग्स आंसर्स लिखना और ब्लैक से आपका जो क्वेश्चंस के नंबर हैं वो और जो हेडिंग्स होंगी आपके क्वेश्चंस आंसर्स में वो आप लिखिए, ठीक है। लेकिन डायग्राम आप पेन से मत बनाइएगा। डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेंसिल लीजिए और उसी से डायग्राम बनाइए। विद स्केल बना सकते हैं बिल्कुल, कंपास ले सकते हैं बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट्स पूरे यूज करिए। लेकिन कभी भी ऐसा मत करिएगा कि मैं पेन से डायग्राम बना दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में, नहीं, पेंसिल से डायग्राम बनाइए, साफ बनाइए, क्लीन बनना चाहिए डायग्राम, ठीक है। उसके बाद आपके जो आंसर्स हैं कोशिश करिएगा कि वो बुलेट पॉइंट्स में हो, पॉइंट्स में हो। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स 4 इसमें होना चाहिए, पॉइंट्स में होना चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, मतलब 3 पॉइंट्स में होना चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज, कहानी स्टोरी राइटिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। लिटरेचर का पेपर नहीं है, साइंस का पेपर है ना, तो आपको साइंस के हिसाब से क्रिस्प होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है, और एकदम क्लीन होना चाहिए, ज़्यादा कट फिट नहीं होनी चाहिए पूरे आंसर शीट में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस 3 to 4 months, ठीक है, जो आपके प्रिपरेशन का टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, उस दौरान। क्यों? अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप 1-1, 2-2 दिन लूज कर जाएंगे, आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में जाके आपको पछतावा होगा कि यार मैंने ये नहीं किया होता तो मैंने इतना अच्छा आंसर्स स्कोर कर लिए होते, इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए होते, ठीक है। तो प्रॉमिस में कि आप जो इतनी भी अनहेल्दी चीज़ें करते हैं अभी तक वो आप बंद कर देते हैं, ठीक है। घर का खाना खाइए साफ सुथरा, ठीक है, और वॉक करिए, जॉगिंग करिए, फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 10 किलोमीटर की दौड़ पे निकल गए, नहीं, आराम से कुछ जितना हो सके उतना करिए, ठीक है। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, मेंटली भी फिजिकली भी। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने आपको जितने भी स्टेप्स बताए हैं, जितने भी चीज़ें बताई हैं, आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे और पूरी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। और अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो अध्ययन इंस्टीट्यूट आपके साथ है। हमारे जो एड्रेस है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, ठीक है। फील फ्री टू रीच अस और वी विल हेल्प यू हियर, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।